सशस्त्र नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई के बाद अब दिमागी नक्सलवाद शब्द को लेकर के सियासी बहस शुरू हो गई है। 15 अगस्त लाल किला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। इसी संबोधन के बाद दिमागी नक्सलवाद शब्द को लेकर राजनीतिक बहस शुरू हो गई। प्रधानमंत्री ने उन लोगों पर निशाना साधा जो विचारधारा के स्तर पर देश को कमजोर करने और विकास में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाद में इसे सशस्त्र नक्सलवाद के बजाय वैचारिक या अर्बन नक्सल सोच के संदर्भ में समझाया। छत्तीसगढ़ में इस बहस का राजनीतिक महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि राज्य लंबे समय तक नक्सल हिंसा से प्रभावित रहा है। अब सरकार का ये दावा है कि सशस्त्र नक्सलवाद कमजोर पड़ चुका है और बस्तर में विकास का एक नया दौर शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने भी नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के साथ साथ विकास, पुनर्वास और आत्मसमर्पण को अपनी रणनीति का हिस्सा बताया है। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। लेकिन कांग्रेस इस व्याख्या को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि देश के युवा दिमागी नक्सली नहीं है, वे देश का भविष्य है। कांग्रेस का यह आरोप है कि अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले युवाओं को प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सली कहा है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब ये नहीं है कि कोई दिमागी नक्सली है। वहीं भाजपा का ये कहना है कि नक्सलवाद को निर्दोष लोगों की हत्या, विकास कार्यों में बाधा और संविधान विरोधी गतिविधियों से जोड़ते हुए कहा गया है। देश को विभाजन और अलगाव पैदा करने वाली सोच से बचने की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि कांग्रेस और उनके नेताओं का आचरण राष्ट्रीय हित के विपरीत होता जा रहा है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त के समय लाल किले से जो देश के युवाओं को अप्रत्यक्ष रूप से अपनी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे युवाओं को दिमागी रूप से नक्सली कहा है, जबकि वो दिमागी रूप से नक्सली नहीं, सरकार के खिलाफ अपने हक और अधिकार के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। पूरे देश से सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त हुआ है। ये नक्सलवादी करते क्या थे? निहत्थे निर्दोष लोगों को मारना, विकास के काम को रोकना, संविधान और देश की विपरीत बातें कहना, और आज वो सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त हुआ है। जो समाज में विभाजन पैदा करने वाले लोग हैं, अलगाव पैदा करने वाले लोग हैं, दुराव पैदा करने वाले लोग हैं, सशस्त्र नक्सलवाद तो समाप्त हो गया है। ये दिमागी नक्सलवाद है। इनसे भी सावधान रहकर, इनसे बचकर देश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। दिमागी नक्सलवाद का मुद्दा अब केवल एक बयान तक सीमित न रहकर के राजनीतिक बहस का एक नया केंद्र बन चुका है। बीजेपी का यह मानना है कि ये सोच देश की एकता, विकास और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ एक गंभीर वैचारिक चुनौती है। उनका तर्क है कि प्रत्यक्ष हिंसा के अलावा बौद्धिक और वैचारिक स्तर पर फैलने वाली ऐसी नकारात्मक सोच समाज के लिए नुकसानदेह है। दूसरी ओर कांग्रेस इसे सरकार की आलोचना करने वालों और देश के युवाओं को निशाना बनाने का एक राजनीतिक जरिया बता रही है। फिलहाल बड़ा सवाल तो यही है कि जहां एक ओर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की लड़ाई हथियारों और प्रत्यक्ष हिंसक गतिविधियों के खिलाफ है, तो वहीं क्या वैचारिक असहमति और सरकार की आलोचना को भी उसी चश्मे से देखा जाना उचित है। IND 24 के लिए रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गोहार। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद पर नई बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्या हैं आज के गोहार पॉइंट्स। पीएम मोदी के बयान के क्या हैं सियासी मायने? दिमागी नक्सलवाद पर हो रही सियासत कितनी जायज? दिमागी नक्सलवाद को लेकर बीजेपी के दावों में कितना दम? कांग्रेस इसे क्यों बता रही है युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश? तो देश में इन दिनों दिमागी नक्सलवाद को लेकर के राजनीतिक गलियारों में भारी सरगर्मी देखने को मिल रही है। इस वैचारिक बहस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने वैचारिक स्तर पर नक्सली सोच से सचेत रहने और इसके प्रभाव को लेकर के देश को आगाह किया था।
प्रधानमंत्री के इस बयान के सामने आने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों ही दलों के नेताओं की ओर से लगातार इस मुद्दे पर बयान भी सामने आ रहे हैं, जिससे यह मामला राजनीति के केंद्र में आ गया। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। चलिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता है। गंगवानी जी, स्वागत है आपका IND24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुंदरानी जी, आपका भी स्वागत है IND24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी। गंगेश जी, आपका भी स्वागत है IND24 में। और श्रावण के सोमवार और नागपंचमी के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। शुरुआत गंगवानी जी, चलिए आपसे ही कर लेता हूं। गंगवानी जी, प्रधानमंत्री का बयान हमने भी सुना। जो बात वो कह रहे हैं, एक दिमागी नक्सली, यानी एक ऐसा नक्सली जो नक्सली नहीं है लेकिन उसकी सोच नक्सली है। अब उसे लेकर के वो ये कह रहे हैं कि भाई इस तरह के जो लोग हैं उनको आइसोलेट करना होगा, उनको अलग करना होगा, क्योंकि ये कहना चाहिए कि जो प्रोग्रेस होती है, प्रगति होती है, उसमें बाधा बन जाते हैं। क्या कहेंगे इस पर गंगवानी जी? देखिए देवांशु जी, प्रधानमंत्री एक सम्मानित पद पे बैठे हैं और देश के लाल किले पे 15 अगस्त देश के स्वतंत्रता दिवस पे देश के युवाओं के लिए, देश के छात्रों के लिए इस प्रकार से दिमागी नक्सली जैसे शब्दों का प्रयोग किसी प्रकार से लोकतंत्र और संविधान के लिए अच्छा संकेत नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए महत्वपूर्ण बात है देवांशु जी, देश के संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) स्पष्ट रूप से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार देता है। और आर्टिकल 19(1)(b) अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कहता है। ये देश के संविधान की मौलिक आत्मा है। और ये मान लीजिए कि देखिए युवाओं ने आज अगर 152 पेपर लीक हो रहे हैं, 7.5 युवाओं का भविष्य प्रश्न चिन्ह लग रहा है, और जो निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली या नौकरियों की जो चोरी और डकैती हो रही है उसके खिलाफ अगर छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो इनका एक संवैधानिक अधिकार है। लेकिन हमने स्पष्ट रूप से देखा कि 20 जुलाई को किस प्रकार से पैलेट गन का, बिहार में AK-47 का, अश्रु गैस का, और जो है कीले लगे लकड़ियों से बेचारे छात्र छात्राओं से मारपीट की गई, महिलाओं, छोटी छोटी बच्चियों के प्राइवेट पार्ट पे अटैक किया गया। ये आखिर किसके इशारे पर? क्या संवैधानिक अधिकार नहीं है? अगर वो युवा अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको अगर सीधा सीधा जो है नक्सली बुलाना क्या उचित है? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो बयान है ये उनकी हताशा का, उनकी निराशा का प्रतीक है। और मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं कि अगर देश के जो सत्तासीन सरकार है उसके खिलाफ कोई आवाज उठाता है, कोई उनको आईना दिखाने की बात करता है, अपने हकों की लड़ाई लड़ता है, उनके आवाज बुलंद करने का, लोकतंत्र के अधिकार का प्रयोग करता है, तो ऐसे लोगों को ये लगातार कभी अर्बन नक्सली कहते हैं, अब दिमागी नक्सली कहते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं, देश की 40 से 50% जनसंख्या किसानी का जुड़ी थी। जब कृषि के काले कानून बिना संवैधानिक अनुमति के, बिना विपक्ष की लगातार लागू किया गया, जब 800 किसान परिवारों ने अपना हक खोया, उन्हीं किसानों को कभी अर्बन नक्सली, कभी आतंकवादी, कभी कुछ गद्दार, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया। तो जो आज इनकी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाएगा, अपने हकों की लड़ाई लड़ेगा, उसको इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इससे पहले बार नहीं हो रहा है। इससे पहले उन्होंने आंदोलन जीवी भी कहा था, आंदोलन जीवी भी कह चुके हैं वो। इससे पहले उन्होंने आंदोलन जीवी कहा था। जी जी गंगवानी जी। सांसद योगेंद्र चंद्रोली कहते हैं छात्रनी बेड़ी है, उसमें भाजपा सांसद मदन राठौर कहते हैं ये छात्रनी भाड़े के टट्टू हैं। मतलब तीनों के बयान देख लीजिए। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज उनको दिमागी नक्सली कह रहे हैं। तो जो 65% देश के युवा है, जो आने वाले भविष्य का निर्धारण करने वाली सबसे बड़ी शक्ति है, उसके लिए इस प्रकार की दिमागी नक्सली जैसे शब्दों का दुरुपयोग किसी प्रकार से अच्छा संकेत नहीं है। और ये तो स्पष्ट है कि देश का संविधान कहता है कि आपको आवाज सुनने का अधिकार होना चाहिए। आप सत्ता के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा वो नक्सली है, आतंकवादी है। चलिए प्रतिक्रिया लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रतिक्रिया लेते हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़े हो। सुंदरानी जी, आपने गंगवानी जी की बात सुनी, क्या कहेंगे इस पर? आपकी प्रतिक्रिया। सुंदरानी जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे? जी आपका फोन नहीं। जी 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 सुंदरानी जी, मेरा सवाल आपसे यही था, जो गंगवानी जी जो बात कह रहे थे कि भाई जिस तरह के शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री जी ने किया, दिमागी नक्सली का, इससे पहले वो आंदोलन जीवी जैसा शब्द भी प्रयोग कर चुके थे, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये ठीक नहीं है कि 65% युवा आबादी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना। क्या कहेंगे आप सुंदरानी जी?
दिव्यांशु जी, प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में दिमागी नक्सली के बारे में जो कहा, किसी पार्टी का, किसी छात्रों के, किसी नेतृत्व का या किसी आंदोलन का उन्होंने उल्लेख नहीं किया। कांग्रेस पार्टी क्यों इतनी विचलित हो गई? क्यों कांग्रेस पार्टी को अपना मन ही मन सता रहा है कि कहीं न कहीं वो आरोप उनके ऊपर है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर है? जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के दीपक बैज जी के बयान और जो मैंने सुने, तो उससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपने आप को अपराधी समझने लगी है, कहीं न कहीं अपने आप को नकली समझने लगी है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने अगर लाल किले से 15 अगस्त को कहा है, तो निश्चित रूप से उन लोगों के लिए कहा है जो देश विरोधी विचार रखते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। आज देश इतना आगे बढ़ रहा है, आज हमारे देश की चाहे वो आर्थिक स्थिति की बात हो या विश्व में एक स्थान बनाने की बात हो, तो निश्चित रूप से भारत बहुत आगे जा रहा है। तो कहीं न कहीं कुछ लोग इस प्रतिमा को खंडित करना चाहते हैं। ऐसे लोग दिमागी नक्सली के रूप में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सशस्त्र तो नक्सली समाप्त हो गए, लेकिन दिमागी नक्सली आज भी देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश की विकास के रोड़ा अटका रहे हैं, कहीं न कहीं बाधा पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए कहा है, अगर कांग्रेस अपने आप पे ले रही तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने, आप देखिए वंदे मातरम के मामले में जिस प्रकार सोनिया जी खड़गे जी ने वंदे मातरम को रोकने का प्रयास किया, जबकि कानून बन चुका, 3 साल तक की सजा है, लेकिन इनको सिर्फ एक वोट बैंक को अपने संभालने के लिए वंदे मातरम तक का अपमान कर देते हैं। तो इससे ज्यादा दिमागी नक्सलीवन और क्या हो सकता है? जी ठीक 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 ठीक, चलिए ठीक। गंगेश जी की ओर जाना चाहूंगा। गंगेश जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? गंगेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही जी को, आवाज नहीं आ रही। चलिए ठीक है, गंगेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। चलिए वापस से गंगवानी जी के पास जाना चाहूंगा। गंगवानी जी, जो बात सुंदरानी जी कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये 2 चीजें स्पष्ट है। आज बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, सुंदरानी जी काफी वरिष्ठ नेता है, ये स्पष्ट बताएं कि लाल किले की उस पे प्राचीर पे चढ़ के आखिर किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। आज कोई प्रधानमंत्री अगर सार्वजनिक मंच पे किसी लिए कह रहा है, और अभी ताजा तो सबसे महत्वपूर्ण है कि देश के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन तो युवाओं का पहली बार हो रहा था। न केवल देश की मीडिया ने, पूरे विदेश की मीडिया ने पूरी जिम्मेदारी इसको पूरा से दिखाया कि किस प्रकार से छात्र सड़कों पर उतरे, अपने हकों की लड़ाई लड़ी, और सीधे सीधे 3 मांगे थी कि पहली मांग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, दूसरा स्पष्ट मांग कि दिल्ली में आखिर भैया जो पैलेट गन चली, AK-47 चली, या बर्बरता पूरी पिटाई की गई, महिलाओं को, बच्चों को दौड़ा दौड़ा के बर्बरता पूरी पिटाई, आखिर किसके इशारे पर, किसके दबाव में, किसने आदेश दिया, ये स्पष्ट करें। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, हम लगातार कहते रहे कि इस प्रकार की जो सार्वजनिक जो घटना हो रही है, जो संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी खेद व्यक्त करें। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री खेद व्यक्त करने के बजाय आज जो है तानाशाही रवैया, हताशा का परिचय देते हुए ऐसे छात्रों के लिए दिमागी नक्सली जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या सुंदरानी जी शब्द का समर्थन करते हैं कि ये सही शब्द है, जिनके लिए भी इशारा है, जिनके लिए भी है? अब तो महत्वपूर्ण बात है, ये पूरा आंदोलन छात्रों का था, पूरे देश में चर्चा में रहा, उसके तुरंत बाद पूरे आंदोलन हो रहा है, तो इस पर संकेत किस बात की है? तीसरी महत्वपूर्ण बात है, अगर इतनी बड़ी घटना हो रही है, तो जो 20 दिनों का सत्र चला लोकसभा का, आज तक देश के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद 1952 के बाद एक बार भी किसी लोकतंत्र के मंदिर में इतने सारे सत्रों में प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय गृह मंत्री केंद्रीय अमित शाह जी पूरा नदारद रहे, चर्चा से भागते रहे, पारदर्शिता से भागते रहे। आखिर क्यों? जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं आप लोग? अगर आपकी नियत नीति मंशा स्पष्ट है, आपने अगर कोई गलत आदेश नहीं दिया है, आपके आदेश पर विद्यार्थियों के साथ बर्बरतापूर्वक पिटाई नहीं की गई है, पहले नहीं चलाई गई है, तो अमित शाह जी प्रश्नों का सामना करने से लगातार क्यों भागते रहे? आपके क्यों नेता जो है लगातार कभी भेड़िया कह रहे हैं, कभी दहशतगर्द कर रहे हैं, कभी छात्रों को भाड़े के टट्टू कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी जो है दिमागी नक्सली कह रहे हैं? तो ये किसी प्रकार से लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ, आखिर किसको बचाने का प्रयास किया गया? चलिए, पूरे देश में जो परीक्षा प्रणाली है वो नीट के अंदर में आती है। ठीक है गंगवानी जी, चेयरमैन पे कोई कार्रवाई नहीं करती। जी जी गंगवानी जी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद जी स्वागत करते हैं मिठाई की मालाओं से, तो ये दोहरा चरित्र। ठीक है गंगवानी जी, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना प्रधानमंत्री के द्वारा, या जो बच्चों पर पैलेट गन्स चलाई गई, या
तमाम तरह के हमने आंदोलनों में देखा, वो कह रहे हैं कि भाई ये किसके इशारे पे हो रहा है, इसका भी तो जवाब देना चाहिए ना। क्या कहेंगे सुंदरानी जी? देखिए दिव्यांशु जी, कहीं की बात कहीं जोड़ना, मुद्दे से भटकाने का काम सदैव कांग्रेस पार्टी करती है। और कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे पे भी राजनीति करने, कहीं पे भी छात्र आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा। आज भी बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो देश के संविधान को हाथ में लेकर तो चलते हैं, लेकिन उस संविधान को मानने को तैयार नहीं। मैंने एक उदाहरण दिया, आज एक संसद ने कानून पास कर दिया 3 साल तक की वंदे मातरम के मामले में सजा है, और सोनिया जी इतने सालों से लोकसभा की मेंबर रही, पूर्व प्रधानमंत्री जी की पत्नी रही है, आज कांग्रेस की अध्यक्ष वो वर्षों तक रही, यूपीए की चेयरपर्सन रही, वो अगर वंदे मातरम को रोकने की बात करे, वो अगर खड़गे जी इतने बड़े सीनियर लीडर हैं, मतलब जितना बड़ा उनका राजनीतिक अनुभव, उसके बाद वो वंदे मातरम को रोकने की बात करें, तो निश्चित रूप से संविधान के ऊपर इनकी कोई आस्था नहीं है। ये संविधान तो लेके घूमते हैं, तो ये यही तो ताकतें हैं जो देश में अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, कानून को तोड़ना चाहते हैं और देश को विकसित होने से रोकना चाहते हैं। ये छात्रों के आंदोलन की तो कई बात ही नहीं है। छात्रों के आंदोलन पे तो प्रधानमंत्री जी ने प्रजातांत्रिक ढंग से हुए आंदोलन को तो समर्थन करते हुए, उनकी मांग को स्वीकार करते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया। तो कहीं पे भी छात्र आंदोलन के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा नकारात्मक बयान दिया कभी। ठीक है। गंगवानी जी, सुंदरानी जी ये बात कह रहे हैं कि भाई उन्होंने छात्रों को लेकर के बयान नहीं दिया, वो तो सोच की ओर इशारा कर रहे हैं कि भाई नक्सली तो चलिए ठीक है, छत्तीसगढ़ से हमने खत्म कर दिए, लेकिन वो जो सोच है, जो देश को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती या हर तरक्की में बाधा बनना चाहती है, वो सोच की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज मैं अंडरलाइन कर दूं, माननीय शीतल सुंदरानी 2 बार वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, वंदे भारत की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जिस पार्टी ने 52 साल तक उन्हें मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, आज वो वंदे भारत और तिरंगा यात्रा की बात करते हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों ने भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज का विरोध किया, और इनके वरिष्ठ नेता आज राज्यपाल को पत्र लिख के कहते हैं कि हम बंगाल में किस प्रकार से इसको रोकने का प्रयास कर सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का किस प्रकार से कुचलने का प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए पत्र लिखते हैं। जो अंग्रेजों से पेंशन लेते हैं, जो 5-5 बार अंग्रेजों से माफी मांगते हैं, जिन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में आते ही नाखून तक नहीं कटाया, भारतीय अंग्रेजों के मुखबिर की भूमिका में रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज आज वंदे मातरम की बात करते हैं, तिरंगा यात्रा की बात करते हैं। अपने काले इतिहास को छुपाने का जितना भी दुष्प्रयास कर लें, देश की जनता ये जागती है कि आप कितना भी महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं। आपके जो आरएसएस का जो मुख्य पृष्ठ ऑर्गेनाइजर, उसमें 14 अगस्त 1947 आजादी के एक दिन पहले इस पर उससे एक आर्टिकल आया था कि तिरंगे के 3 अंग अशुभ है, इसको कभी भी देश के उसके स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज इनके आरएसएस के सबसे लंबे समय तक गोवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में तिरंगे का विरोध किया। तो ये जिनके पूर्व तिरंगे का विरोध करते हैं, 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराते, और ये आज व्यक्ति पे राजनीति करने का दुष्प्रयास करते हैं। और मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं, क्या किसी व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए सार्वजनिक प्रदर्शन का अधिकार नहीं है? ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार किसानों को आंदोलनजीवी, अर्बन नक्सली और बैठ के आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं। मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं, क्या देश के संविधान में, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज उठाना राष्ट्रद्रोह है? क्या उसको जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा वो दिमागी नक्सली है? ठीक है गंगवानी जी, चलिए ठीक है। क्या जो इनको आंदोलन का प्रयास करेगा, ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ठीक है, मतलब विपक्ष के स्वर को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, प्रशासन का दुरुपयोग, ये तो हमने देखा कि दिल्ली में किस प्रकार से छात्राओं तक से बर्बरता की गई। सुंदरानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो टिप्पणी करना चाह रहे हैं, फिर हम गंगेश जी के पास भी जाएंगे। पहले सुंदरानी जी की टिप्पणी ले लेते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सुंदरानी जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? दिव्यांशु जी, कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी का प्रजातंत्र की दुहाई देना बहुत हास्यास्पद लगता है। ये भूल जाते हैं इमरजेंसी का, जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन को, समग्र क्रांति का आंदोलन, युवाओं का आंदोलन, आपातकाल लगाकर 2 साल तक नेताओं को, राष्ट्र के सारे वरिष्ठ नेताओं को जेल में ठूस दिया गया था। 2 लाख से अधिक नेता पूरे देश में जेल में ठूस दिए गए थे। याद करिए यूपीए 1 यूपीए 2 के समय में जो अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन को कुचलने के लिए बाबा रामदेव जैसे
लोगों पे बाद लाठी चार्ज करके किस प्रकार से आंदोलन को तहस नहस करने का प्रयास इन्होंने किया था। आज ये प्रजातंत्र की दुहाई देंगे। प्रजातंत्र के शब्द का उपयोग भी इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र का गला घोटने का काम चलिए तो ठीक है, कांग्रेस ने आरोप किया है, प्रत्यारोप अपनी जगह है। और अन्ना ठीक है, हजारे ठीक है। जैसे नेताओं के आंदोलन को ठीक है सुंदरानी जी, ठीक है ठीक है। चलिए गंगेश जी से भी एक टिप्पणी ले लेते हैं। कांग्रेस लगाती है, ठीक तो है, हमें जवाब देना होगा। ठीक है। गंगेश जी से टिप्पणी ले लेता हूं। जी गंगेश जी, जैसा कि आपने देखा कि जो ये बात कांग्रेस कह रही है कि भाई ये युवाओं और आलोचकों को निशाना बनाया जा रहा है, भाई भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई ये विकास और संविधान के खिलाफ एक वैचारिक कट्टरता के जैसा है, कैसे देखते हैं आप इसे और क्या कहेंगे? और ये दिमागी नक्सलवाद जो ये शब्द एकदम से अचानक से आ गया है प्रधानमंत्री के भाषण के बाद, इसकी वास्तविक परिभाषा क्या है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी गंगेश जी। देखिए, एक्चुअल तो ये माओवाद है, जो विचारधारा है जी, तो मुझे लगता है जो दिमागी नक्सली कहने का उनका उद्देश्य है, इस बात को मैं जब से यहाँ पर नक्सलवाद खत्म हुआ है वो माओवाद का ही एक रूप है समझ लीजिए। तो माओवादी विचारधारा जो है कि बंदूक की नली से जो सत्ता का रास्ता निकलता है, ये विचारधारा जो है पूरे देश में कायदे से प्रतिबंधित होनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ चूंकि अभी भी नक्सली और माओवादियों से प्रभाव से मुक्त हुआ है, लेकिन पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया है, ये एकदम सही बात है। छत्तीसगढ़ में केवल फ्रंट आर्मी खत्म हुई है, जन मिलिशिया के लोग भी आज भी मौजूद हैं जो आम आदमी के रूप में है। और इसके अलावा एक बड़ा वर्ग ऐसा थिंक टैंकर जिनको कहा जाता है, एक बड़ा वर्ग जो पूरी प्लानिंग करता है, उस तक अभी सरकार नहीं पहुंच पाई है। आपने उनके आंदोलन को कुचल दिया, उनको कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन विचारधारा अभी खत्म नहीं हुई है। अगर वो प्रधानमंत्री का इशारा उस दिशा में है तो एकदम सही इशारा है, क्योंकि LW यानी लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरिया जो थे, जितने राज्य थे 1 दर्जन, उन सब राज्यों में आज भी मौजूद हैं उस विचारधारा के लोग। वो विचारधारा वास्तव में अभी भी देश के लिए खतरनाक है। अगर प्रधानमंत्री का इशारा वो है कि दिमागी नक्सली, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत नहीं है और वो खत्म होना चाहिए। उस पर बहुत अच्छा है कि सरकार ध्यान दे रही है और ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ भी देखिए जो यहाँ के नक्सली नेता जो बड़े हुए गिरफ्तार हुए, पापाराव वगैरह, उन लोगों ने स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने खुल के कहा कि हम गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन हमने जंग छोड़ा है, लेकिन विचारधारा नहीं छोड़ी है। और वो लोग, कई लोगों ने तो ऐसा भी कहा है कि वो लोकतंत्र के माध्यम से अपनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो खैर, लोकतंत्र में तो हर तरह की विचारधाराओं का स्वागत रहता है। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आइए, संविधान का सम्मान कीजिए, संविधान के तरीके से अगर आप आ रहे हैं तो वो चीजें एक्सेप्टेड होगी। लेकिन अगर आप इस तरह से वापस चलेंगे कि हत्याएं कर रहे हैं, बंदूक की नोक पे हर चीजों को कर रहे हैं, तो ये तो एकदम देश के लिए खतरनाक है। और इस पे भाजपा ने विजय प्राप्त की है और इसको बल्कि थिंक टैंकर्स को भी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, जिन लोगों ने अब तक प्लानिंग की थी। उनकी तरफ अगर इशारा है तो वो ठीक है। लेकिन जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, उनका कहना यह कि जिस तरह से दिल्ली में प्रदर्शन हुआ बच्चों का, उस प्रदर्शन के बाद जिस तरह से भाजपा ने रिएक्ट किया, जिस तरह से बच्चों को उजागर का कहना चाहिए, वायरल वीडियो जिसमें बच्चों ने कुछ अपशब्दों का प्रयोग, कुछ गिने चुने बच्चों ने अपशब्दों का प्रयोग किया ना, उसको लेकर जिस तरह से हवा खड़ा किया गया छत्तीसगढ़ में, तो शर्मनाक तरीके से, मैं बिल्कुल कहूंगा शर्मनाक तरीके से प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया गया। उन बच्चों को तिलचट्टे के रूप में यही कि एक मीडिया सलाहकार ने जारी किया और उधर दिखाया कुछ बच्चे जो सिलेक्ट हो गए थे, उनको दिखाया कि ये जेनजी है। ये केवल क्या कि कुछ बच्चे ही जेनजी हो सकते हैं क्या? पूरी पीढ़ी जेनजी है। आप कैसे डिफाइन कर देंगे कि कुछ बच्चे जो उद्दंड बच्चे हो, क्या जेनजी का हिस्सा नहीं है? क्या आपकी हमारी पीढ़ी में जेनजी नहीं थे क्या? हमारी आपकी पीढ़ी में उद्दंड लोग नहीं थे क्या? आज है नहीं क्या? आज भी हैं। हर दोनों पार्टियों से, चाहे कोई भी पार्टी हो, उनमें से कई सारे उदाहरण सामने आ जाते हैं जो गाहे बगाहे उनके वीडियो वायरल होते रहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। अगर वो निशाना है तो मुझे लगता है कांग्रेस का विरोध सही है। लेकिन अगर नक्सल सोच यानी जो माओवादी सोच है उसको खात्मा करना अगर निशाना है तो मुझे लगता है कोई गलत नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने गंगेश जी। चूंकि देखिए, आपने जैसे कहा ना कि लोकतंत्र में हर तरह की विचारधारा का स्वागत है, लेकिन अगर सृजनकारी विचारधारा है तो उसका स्वागत है, लेकिन अगर विध्वंसकारी विचारधारा है तो उसका स्वागत नहीं कर सकते ना। भाई नक्सली जो विचारधारा है वो तो विध्वंसकारी विचारधारा है, उसका स्वागत कैसे किया जा सकता है? और उसका तो दमन ही होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि तकनीकी खामी की वजह से आपको हम उतना मौका नहीं दे पाए बोलने का। और गंगवानी जी, आपसे भी माफी चाहूंगा क्योंकि समय की बाध्यता है, चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सभी दर्शकों को नाग पंचमी और श्रावण सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।